हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरेन्द्र कुमार पाठक ट्यूटोरियल लीडर से। आज की हम क्लास में बायोलॉजी क्लास 12 अध्याय 6 चैप्टर नंबर 6 वंशागति का आणविक आधार, इस अध्याय को हम शुरू करने जा रहे हैं। तो इस अध्याय के अंतर्गत जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है, आनुवांशिक पदार्थ क्या है एवं न्यूक्लिक अम्ल की खोज, यह आज का हमारा टॉपिक है कि आनुवांशिक पदार्थ किसे कहते हैं और हम उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम टॉपिक में आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है आनुवांशिक पदार्थ एवं न्यूक्लिक अम्ल। तो सबसे पहले हमारी आनुवांशिक पदार्थ का डेफिनेशन को समझ लेते हैं कि आनुवांशिक पदार्थ जेनेटिक मटेरियल अर्थात आनुवांशिक पदार्थ वह रसायन है जिससे कि जीन बने होते हैं। जीन्स का जो निर्माण हुआ रहता है वह किससे बने हैं? आनुवांशिक पदार्थ से बने होते हैं। और ये जो जीन होते हैं, ये जीन किसी जीन के द्वारा, अब बोलता है आनुवांशिक सूचना क्या है, सूचनाओं की बात आती है तो किसी जीन के द्वारा नियंत्रित लक्षण को उत्पन्न करने के लिए सूचना, किसी भी जीन के द्वारा नियंत्रित लक्षण, जैसे लक्षण हमने पहली सी बार में पढ़ चुके हैं, लंबापन है, बौनापन है, पत्ती का रंग है, फूल का रंग है, बीजों का कलर है, बीजों का आकार है, गोल आकार है कि झुर्रीदार आकार है, ये उसके लक्षण है। तो इन लक्षणों को नियंत्रित या उत्पन्न करने के लिए आवश्यक सूचना है और यह सूचना डीएनए अणुओं के जो क्षारक क्रम के रूप में उपस्थित होती है। अब जब हम क्षारक क्रम के बारे में बात करते हैं तो आपको पता है कि डीएनए में हम एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, इन सब चीजों के बारे में हम बात करते हैं नाइट्रोजनी क्षारकों के रूप में। तो उनमें यह लक्षण या सूचनाएं सन्निहित होती हैं और डीएनए का जो क्षारक क्रम है उनके द्वारा कोई भी प्रोटीन्स में अमीनो अम्ल, बोलता है डीएनए का जो क्षारक क्रम है वो क्षारक क्रम में कोड जो उपस्थित होते हैं, जो सूचनाएं जो उपस्थित होती हैं, उन कोडित प्रोटीन्स में अमीनो अम्ल का क्रम निर्धारित करता है। कौन? आनुवांशिक सूचना कहलाती है। एक जनरल नॉलेज मैंने आपको यहां पर दिया हुआ है कि जो जीन्स होते हैं ये जीन क्रोमोसोम्स पर स्थित होते हैं। पहले भी प्रीवियस वीडियो में आपको इन चीजों के बारे में बता चुका हूं कि गुणसूत्र के ऊपर क्या उपस्थित होते हैं, जीन उपस्थित होते हैं। तो एक जनरल नॉलेज आपको दे रहा हूं, तमाम जानकारी कि जीन्स जो होते हैं ये क्रोमोसोम्स पर स्थित होते हैं और ये प्रोटीन, अब बोलता है जीन्स किसके बने होते हैं, तो प्रोटीन डीएनए आरएनए से मिलकर के बने हुए होते हैं। अब यहां पर प्रश्न यह उठता है, दिमाग में एक तर्क आता है कि वैज्ञानिकों ने इस बात को लेकर के विवाद किया, किस बात को लेकर कि प्रोटीन जो जीन्स होते हैं ये प्रोटीन डीएनए और आरएनए से मिलकर बने होते हैं। तो इस बात पर लेकर के वैज्ञानिकों में काफी मंथन हुआ और कि बताया कि ये जो रसायन है विशेषकर डीएनए, क्योंकि हमने नाम क्या लिया, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन, तो बोलते हैं विशेषकर जो डीएनए है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एवं प्रोटीन में से इन दोनों में से किसको हम आनुवांशिक पदार्थ माने? आनुवांशिक पदार्थ हम किसको माने? क्योंकि हमने जाना कि जीन किससे मिलकर बना है, जीन डीएनए, आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना है। तो अब यहां पर बात यह उठती है, तो आनुवांशिक पदार्थ क्या डीएनए है, क्या आरएनए है कि प्रोटीन है? ये यहां पर प्रश्न उठता है। फिर बात आती है आनुवांशिक जो पदार्थ है उसकी खोज के बारे में। तो आनुवांशिक पदार्थ की खोज के बारे में जब कोशिका विभाजन के समय, जब कोशिका का विभाजन हुआ तो कोशिका विभाजन के समय छड़ के समान आकृतियां दिखाई दी, जब कोशिका का विभाजन हुआ, और जिसे जब छड़नुमा जो आकृति बनी इसको वाल्डेर नाम के वैज्ञानिक ने गुणसूत्र या क्रोमोसोम नाम दिया। अब यहां पर यह ध्यान देने वाली बात है कि क्रोमोसोम या गुणसूत्र की उपस्थिति कहां से मानी जा रही है, तो जब कोशिका का विभाजन हुआ तो कोशिका विभाजन के समय कुछ छड़ जैसी आकृतियां दिखाई दी जिसको वाल्डेर ने क्या नाम दिया, गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स नाम दिया। वहीं फ्लेमिंग ने इन गुणसूत्रों को उनकी लंबाई में विभाजित होते हुए देखा।
फ्लेमिंग नाम के वैज्ञानिक ने इन्हीं गुणसूत्रों को, जिस गुणसूत्र को किसने, वाल्डेयर ने गुणसूत्र नाम दिया, उन्हीं गुणसूत्रों को फ्लेमिंग नाम के वैज्ञानिक ने खड़ा या सीधा बोलता है लंबाई में विभाजित होते हुए देखा। तब वान बेनिटन नाम के वैज्ञानिक ने जीवों की, उन्होंने बताया कि जो जीवधारी होते हैं और जीवधारियों का जो दैहिक या शरीर जो बना होता है कायिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, तो बोलता है जीवों की सभी कायिक कोशिकाओं में गुणसूत्र की जो संख्या होती है, जैसे मानव शरीर में कितने गुणसूत्र हैं, टोटल कुल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जोड़े में हम 23 जोड़े की बात करते हैं। तो वान बेनिटन बोलते हैं कि जीवों की सभी कायिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है, सभी में गुणसूत्र संख्या में पाए जाते हैं, परंतु जब युग्मक जो बनते हैं, जब युग्मक निर्मित होता है तो उन कोशिकाओं में संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। जैसे हमने प्रीवियस क्लास में अंडाणु और शुक्राणु को पढ़ा कि अंडाणु और शुक्राणु दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, 23-23 करके एक जो बनता है जाइगोट, उसमें 46 गुणसूत्र होते हैं, तो आधे आधे पहुंच जाते हैं। तो खोजों के आधार पर अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग तर्क दिए। उन खोजों के आधार पर गुणसूत्रों को ही आनुवांशिक लक्षणों का वाहक कहा जाता है। गुणसूत्रों को ही आनुवांशिकी लक्षणों का वाहक किसको माना गया, गुणसूत्रों को माना गया कि गुणसूत्र जब वंशानुगत होते हैं तो लक्षण भी वंशानुगत होते हैं, इसलिए उनको वाहक माना गया। इस प्रकार यह कंफर्म होता है कि गुणसूत्र मात्र कोशिका से ही, पुत्री जो बनने वाली जो नई कोशिका है उस कोशिका को बोलते हैं पुत्री कोशिका, तो माता की कोशिका से ही पुत्री कोशिका में ये गुणसूत्र क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं या स्थानांतरित होते हैं या वंशानुगत होते हैं। अब यहां पर बात आई कि गुणसूत्र जो होते हैं ये किससे मिलकर बने हैं, तो गुणसूत्रों के बारे में बोलता है कि गुणसूत्र न्यूक्लियो प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं और उस न्यूक्लियो प्रोटीन में 60% प्रोटीन और 40% क्या पाया जाता है, न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। अब बात यहां पर उठती है प्रोटीन्स के बारे में, तो हम जानते हैं न्यूक्लिक अम्ल है क्या, हमारा टॉपिक भी है न्यूक्लिक अम्ल। कि न्यूक्लिक अम्ल है क्या, तो आपको थोड़ा सा यहां पर रिवाइज करना पड़ेगा कि सन 1865 में मेंडल ने आनुवंशिकता के नियमों के बारे में हमको बताया। उसके पश्चात सटन एवं बावेरी ने सन 1903 में वंशागति के गुणसूत्री सिद्धांत को हमको बताया। 1903 में सटन एवं बावेरी ने गुणसूत्री सिद्धांत के बारे में बताया। और वह सिद्धांत क्या था, गुणसूत्री सिद्धांत क्या था, तो गुणसूत्री सिद्धांत के आधार पर बताया कि जो जीन होते हैं वह गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। जीन कहां उपस्थित है, शुरुआत में हमने यहां बात कर ली है कि गुणसूत्र जीन के ऊपर उपस्थित होते हैं। और मॉर्गन के द्वारा इस सिद्धांत कि गुणसूत्र जो होते हैं, जीन जो होते हैं वो कहां स्थित होते हैं, गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। तो मॉर्गन ने लिंग सहलग्नता एवं सहलग्नता की खोजों के द्वारा इस सिद्धांत को उन्होंने कंफर्म कर दिया। और उसके आधार पर गुणसूत्री जो सिद्धांत जो हमने अध्ययन किया, तो वहां पर टॉपिक हमारा एक नया शब्द आ गया, न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लियस केंद्रक से हम उसको पढ़ते हैं। तो न्यूक्लिक अम्ल फ्रीडरिक मिस्चर नाम के वैज्ञानिक ने इसको नाम दिया न्यूक्लिन नाम दिया। किसने, मिस्चर ने। तो ये नाम कहां से आ गया, तो न्यूक्लिक अम्ल के बारे में बात करते हैं कि जब कोशिकाएं जो होती हैं, प्रत्येक कोशिका के जो केंद्रक होता है, इस केंद्रक में इस वैज्ञानिक ने, मिस्चर नाम के वैज्ञानिक ने कोशिका के केंद्रक से एक पदार्थ को अलग किया और उस जो है पदार्थ अलग किया, उस पदार्थ में फास्फोरस और सल्फर तो से मिलकर बना हुआ है। तो बोलता है जब पदार्थ को अलग किया तो फास्फोरस की मात्रा बहुत अधिक थी, वहीं सल्फर की मात्रा बिल्कुल भी नहीं थी। न्यूक्लिक अम्ल के संदर्भ में हम चर्चा कर रहे हैं, सल्फर की मात्रा बिल्कुल नहीं थी। क्योंकि प्रोटीन जो होते हैं निष्कन्फर्म है कि प्रोटीन में क्या पाया जाता है, सल्फर पाया जाता है। फास्फोरस नहीं दिखा, फास्फोरस नहीं होता प्रोटीन में। अतः उन्होंने बताया कि यह जो पदार्थ है यह आनुवांशिक पदार्थ नहीं हो सकता है। केंद्रक में प्राप्त होने के कारण मिस्चर ने इसका क्या नाम दे दिया,
न्यूक्लिन नाम दिया। और अल्टमान नाम के वैज्ञानिक ने इस पदार्थ की में अम्लीय प्रवृत्ति थी, अम्लीय प्रकृति का था, इस कारण उसको इसने नाम दिया न्यूक्लिक अम्ल। अम्लीय प्रकृति के कारण इसका नाम क्या पड़ गया? न्यूक्लिक अम्ल पड़ गया। और कौशल नाम के वैज्ञानिक ने इसके बारे में विस्तृत अध्ययन किया और सन 1910 में उनको नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ कि जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं इनकी कौन कौन से रासायनिक संगठनों से मिलकर के बने हुए होते हैं। और इस प्रकार से न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डीएनए और दूसरा होता है आरएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और दूसरा राइबोन्यूक्लिक एसिड। और डीएनए जो होता है मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है, वहीं जो आरएनए केंद्रक मतलब जो भी जीवधारियों की जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं में उपस्थित जो केंद्रक है, केंद्रक में क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। वहीं आरएनए केंद्रक में तो कम मात्रा में पाया जाता है, लेकिन पूरी कोशिका के कोशिका द्रव्य में आरएनए उपस्थित होता है। और डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है कि नहीं है, तो इस टॉपिक को, इस विषय को कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ होता है, यह यहाँ पर कंफर्म होता है कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होता है? वंशानुगत होता है। तो ये आज हमारी जो क्लास थी वंशागत एवं आणविक आधार पर हमने आनुवांशिक पदार्थ क्या है और न्यूक्लिक अम्ल की खोज कैसे हुई इसके बारे में हमने अध्ययन किया। निश्चित तौर से आपको यह चीज समझ में आई होगी। थैंक यू।